अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। इस चैनल पे आपको हर तरह की एजुकेशनल वीडियो मिलेगी, बेशक वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो या साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहे। हम अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी है क्या, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज़ का स्टार्ट किया हुआ था। ये आज की थर्ड एपिसोड है। पहली 2 एपिसोड भी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फ़लसफ़े का आगाज़ कैसे हुआ था और ज़रई इनकलाब कैसे शुरू हुआ था। पुराने शहर कौन कौन से थे ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि कांसी का दौर किस तरह का था। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि लोहे का दौर किस तरह था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कदीम यूनान की तारीख क्या थी, यानी कि जो हमारी सबसे पुरानी तहज़ीब है, यूनान की तहज़ीब है, जिसको हम ग्रीक्स की भी कहते हैं, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। वेलकम एवरीवन, हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका वेलकम है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। कदीम यूनान की तारीख को ना तकरीबन 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट पार्ट था ना वो डार्क एज था, सेकेंड पार्ट आर्केक का दौर था, थर्ड हमारे पास क्लासिकल दौर था और फोर्थ हमारे पास हेलेनिस्टिक दौर था। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ ना, तो हर पार्ट में हर एज में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। ये स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री डेवलप होती गई है। जैसे कि हम देखें, यूनान डार्क एज क्या था। यूनान डार्क एज तकरीबन 1200 सदी ईस्वी से 800 सदी ईस्वी तक जारी रहा था। इसको हम डार्क एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में बस कोई तारीखी रिकॉर्ड नहीं है। हमें नहीं पता यहाँ पे लोग किस तरह थे, कैसे रहते थे, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे। इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड ना तकरीबन 800 सदी ईस्वी में आया था, होमर और हिसोइड के वर्क में। वो वहाँ के बहुत मशहूर फिलोसोफर्स थे। उन्होंने लिखे थे अपने लिटरेचर लेलियड और ओडिसी। ओडिसी जिसमें उन्होंने वॉर के बारे में बताया हुआ था, और लेलियड जिसमें उन्होंने सर्वाइवर्स ऑफ वॉर के बारे में बताया था कि जो जंग लड़के आए हैं उनकी सिचुएशन थी। मतलब फर्स्ट टाइम हमारे पास जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड आया था वो 800 सदी ईस्वी में आया था। ये वो वक्त था जब हमारे पास नेक्स्ट दौर यानी कि आर्किक दौर स्टार्ट हो चुका था। फिर आर्किक दौर 800 सदी ईस्वी से 500 सदी ईस्वी तक जारी रहा। 500 सदी ईस्वी के बाद 323 सदी ईस्वी तक जो हमारा क्लासिकल दौर जारी रहा। कि वो वक्त था, मतलब जो 500 सदी ईस्वी से लेके 323 सदी ईस्वी तक का वक्त था, वो गोल्डन एज था। सबसे बेस्ट एज बहुत वो था। उसमें बहुत ज़्यादा काम किए लोगों ने, बहुत ज़्यादा हमारी तहजीब को फ़रोग मिला उस टाइम। और ये वो वक्त भी था जब हमारे पास अरस्तु, अफलातून, इस तरह के फ़िलोसोफर्स भी सामने आए थे। 323 सदी ईस्वी में ना सिकंदर आज़म की मौत हो चुकी थी, तो उसके बाद हमारा ना मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम। हर चीज़ निज़ाम ऑपोजिट हो गया था, लेकिन फिर भी तहज़ीब ने बहुत तरक्की की थी उस टाइम। अब हम देखते हैं आर्किक दौर किस तरह का था। आम लोगों का ये सोचना है कि कदीम यूनान की तहज़ीब का जो आगाज़ है ना, वो मगरिब यानी कि वेस्ट से हुआ था, लेकिन उसका असल अरूज ना मशरिक से मिला था। ख़ास तौर पर इसारियंस थे, फोनीशियंस थे और मिस्र थे। इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा गहरा असर था। यहाँ तक ना फोनीशियंस वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले लिखाई का आगाज़ किया था। फिर यूनानी लोगों ने ना उनकी लिखाई उनसे ली थी ताकि वो अपनी मज़हबी तहज़ीबों को लिख सके, उनका रिकॉर्ड बना सके। आर्किक दौर के अहम फिलोसफर्स थे होमर और हिस्टोइड। तो उन्होंने जो काम किया था, मतलब सबसे पहले हम होमर का काम देखते हैं। होमर का काम था लिलियड और ओडिसी, वही जो जंगों के बारे में बताया हुआ था। फिर हिस्टोइड के जो वर्क थे ना, उसमें हमारे पास वर्क्स एंड डेज भी आ जाता है, थियोजोनी भी आ जाता है और शील्ड ऑफ हिराक्लिस आ जाता है। और इसी तरह ये वो वक्त था जब ओलंपिक्स का भी आगाज़ हुआ था, जो कि आजकल बहुत मशहूर खेल है। वहाँ के एक शहर ओलंपिया से 776 सदी ईस्वी में उसका आगाज़ हुआ था। और ये जो सारे वर्क उन्होंने किए हैं ना, लिलियड और हिसोइड ने, ये उस टाइम इतने इम्पोर्टेंट थे, जिस तरह के अब मुसलमानों के लिए कुरान पाक है और क्रिश्चियंस के लिए उनके इंजील है। और वहाँ के जो लोग थे ना मोस्टली पॉलीथीस्ट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गॉड्स को मानते थे। उनके 14 देवता थे जिन्हें वो ओलंपियन गॉड्स कहते थे। ओवरऑल वैसे उनके 370 देवता, वो कहते थे कि उनके 370 देवता जिनकी वो इबादत करते थे, जिनका मतलब हमें उनके लिटरेचर से पता लगा है।
उनकी खास बात ये थी कि उनके गॉड्स की खास बात ये थी कि वो इंसानों की तरह की उनमें क्वालिटीज़ थी। अगर वो अच्छा काम करते थे ना, तो वो बुरा काम भी करते थे। अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको एप्रिशिएट भी करते थे, कोई बुरा करता था उसको पनिशमेंट भी देते, ये उनका मानना था। एक्चुअली में ऐसा था नहीं, लेकिन उनका मानना था ये। तो उनका जो सबसे मशहूर देवता था, यानी कि जो देवताओं का बादशाह था ना, उसको वो ज्यूस बोलते थे। और ज्यूस का एक भाई भी था जिसको वो हदीस बोलते थे। दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट्स थे, दुश्मन थे। और कहा जाता है कि हदीस जो है ना एक अंडरवर्ल्ड में रहता था, मतलब वो सामने इतना विजिबल नहीं होता था, सामने आके काम नहीं करता था। और बाकी जो मशहूर देवता थे उनमें से कुछ ये है कि हीरा थी, वो शादी की देवता थी। एफ्रोडाइट है, प्यार की देवता थी। जंग की देवता राइस थी। लाइट की देवता अपोलो थी। इसमें समुद्र की जो देवता थी ना, उसको पोसीडन बोलते थे। मतलब ये कुछ देवताओं थे जिनके मशहूर है, इनके नाम बताए हुए। वरना उनके 370 देवता थे, और उनके अलावा बहुत से अननोन देवता थे, यानी कि बहुत से अननोन गॉड्स थे जिनको वो फॉलो करते होते थे। अब क्लासिकल दौर का फिर स्टार्ट होता है इन सब के बाद। क्लासिकल दौर का स्टार्ट हुआ है हमारे पास 500 सदी ईस्वी में। सबसे बेस्ट एज, गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रीक हिस्ट्री यही है। यही वो दौर था जिसमें नई नई पैदावार हुई, ज़्यादा ज़्यादा काम किया लोगों ने, और बहुत ज़्यादा खुशहाली पैदा हुई। यही वो दौर था जिसके अंदर आबादी भी जो है ना 500 गुना बढ़ चुकी थी, मतलब कह लो 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी थी। और नई नई चीज़ें बढ़ाते जा रहे थे लोग। नया लिटरेचर आ रहा था, नए आर्ट्स आ रहे थे, नए अलूम आ रहे थे, और एक न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आ रहा था, मतलब छोटे बड़े शहरों में। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये ज़रूर था कि लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों को फॉलो करते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को मानते थे, डिफरेंट रिलीजन थे, एक उनका कंबाइंड रिलीजन नहीं था, कि वो एक यूनिटी नहीं थे उस टाइम में। इन छोटे छोटे शहरों का कोई मज़हब नहीं था, क्योंकि लोग मुख्तलिफ देवताओं की इबादत करते थे। और एक मुश्रिक मज़हब नहीं था, इसलिए एक मजहबी रियासत बनाना भी मुश्किल था उनके लिए। जब वो डिफरेंट लोगों को फॉलो कर रहे थे, तो फिर वो एक जगह पे कैसे रह सकते थे। इनके दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, और अक्सर जो लोग थे ना आपस में लड़ते ही रहते थे। वो सबसे अहम जो रियासत है ना, उनमें दो ही थी, एथेंस और स्पार्टा। मतलब उस टाइम की सबसे मशहूर स्टेट्स ये थी, जिसका रियासती ढांचा बुनियादी तौर पर गुलामीदारी पे था, मतलब स्लेविंग पे था सारा। और वो ना नॉन ग्रीक्स जो थे, जो गैर यूनानी थे, उनको अपना गुलाम बनाते थे, उनसे काम वगैरह कराते थे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, तो कम से कम उन्होंने 3 तरह के तबके बना दिए थे, जैसे हमारे बने हुए हैं ना अब, उनके भी 3 तरह के उन्होंने तबके बना दिए हुए थे। सबसे पहला तबका एरिस्टोक्रेसी, फिर आता है फ्रीमैन या डिमास का, और थर्ड आता है स्लेव्स का। अब हम देखते हैं इनको बारी बारी है क्या। एरिस्टोक्रेसी का वो तबका है जो गुलामों के आका थे। डिमास वो लोग हैं जो ना खुद गुलाम थे, ना वो आका थे, मतलब अपना काम अपने काम से काम रखने वाले थे, ना किसी से गुलामी कराते थे, ना किसी की गुलामी करते थे। और डिमास के जो नीचे वाला था ना, वो सबसे लास्ट तबका, यानी कि गुलामी का तबका था। ये वो लोग थे जो एरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे, क्योंकि नॉन ग्रीक्स थे ना, ऑब्वियसली ये उस वक्त जब यूनानियों का उस टाइम गलबा था, तो फिर जो गुलाम होंगे उनके वो नॉन ग्रीक्स ही होंगे। तो स्पार्टा के अंदर ना तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग जो थे ना, गुलाम ही थे, और वो ज़रूरी और घरेलू दोनों काम करते थे। गुलाम है तो काम तो करेंगे ना वो। कहा जाता है कि एथेंस में इससे भी ज़्यादा गुलाम थे। मगर स्पार्टा और एथेंस में ना फ़र्क ही ये है कि एथेंस के पास ना नेवी थी, मतलब लड़ने वगैरह के कामों में वो बहुत आगे थे। तो नेवी में जो लोग थे ना, वो कुछ डिमांड्स थे, क्योंकि अपना काम खुद करने वाले थे, ना वो किसी के गुलाम थे, ना वो किसी से गुलामी करवाते थे। तो कह लें कि एथेंस ना गुलामी का और एरिस्टोक्रेसी का और डिमांड्स का मिक्सचर था, जबकि स्पार्टा में ना ज़्यादातर गुलाम ही थे। स्पार्टा और एथेंस का जो सियासी निज़ाम था ना, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। स्पार्टा में जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि आका वाला तबका था, वो मुकम्मल तौर पर सियासत पर काबिज था, हर चीज़ वही कंट्रोल करते थे। दूसरी तरफ एथेंस के जो ना एरिस्टोक्रेसी और डेमास के दरमियान एक किस्म का समझौता था, और इस समझौते के नतीजे में ही पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेसी कहा जाता है। जब दोनों में डिफरेंस था ना, अब जहाँ स्पार्टा के पास नेवी नहीं थी, उसके पास थी एथेंस के पास नेवी। तो जब नेवी में इनको मिलकर काम करना पड़ता था, तो उनके आपस में एक उन्होंने
समझौता किया हुआ था जिसकी वो हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारी भी डेमोक्रेसी यही है ना कि जिसमें हम लोग हर किसी को उसमें ओपिनियन दिया जाता है, हर कोई अपना ओपिनियन आगे सामने रख सकता है। इसमें भी ऐसे तो ना एक डेमोक्रेसी सी स्टेट बनाई हुई थी, आपस में लड़ते नहीं थे उस तरह। लेकिन ये बात याद रखें कि उस वक्त की डेमोक्रेसी में गुलामों का कोई लिंक नहीं था, इनके जो नॉन ग्रीक्स थे उनका भी कोई लिंक नहीं था, और वुमेन्स का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं था। आपस में जो मेल्स थे ना, ग्रीक मेल्स, उन्हीं का इससे ताल्लुक था और किसी का ताल्लुक नहीं था। सबसे अहम बात यह कि जो पूरा गुलामदारी का निज़ाम था ना, इस गुलामदारी का निज़ाम यूनान्स के पास था। मतलब वहाँ के सकाफती और नज़रियाती असर जो भी था ना, वो सारा आका कंट्रोल करते थे, गुलाम का इसमें कोई काम नहीं था। यानी कि मतलब जो कि तजारत भी करता था ना, उसको भी गुलामी समझा जाता था। कोई भी छोटा काम करेगा उसको गुलाम बना दिया जाता था। वहाँ पे किसी को कोई इंपॉर्टेंस हासिल नहीं थी। जो दानिश्वर लोग थे ना या फिलोसोफर्स थे, उन्हीं को सिर्फ इंपॉर्टेंस हासिल थी। यहाँ तो वहाँ के आका को, मतलब बाकी सारे काम को ना वो समझते थे कि वो काम ही नहीं है, वो तो गुलामी है उनकी। इवन के तजारत, अब सबसे बेस्ट पेशा हम लोग कहते हैं तजारत का, ट्रेडिंग का, लेकिन उस वक्त के लोग जो है ना उसको भी कहते थे गुलामी है वो। अब लास्ट दौर जो है ना वो हमारे पास हेलेनिस्टिक दौर है, वही 323 सदी ईस्वी में ये शुरू हुआ था। ये वो वक्त था जब सिकंदर आजम की मौत हुई थी। तो फिर जब उनकी मौत हुई थी ना, तो स्टेट्स में आपस में एक फाइट स्टार्ट हो गई थी प्रॉपर्टी के ऊपर कि ये मेरा है, ये मेरा, जो जैसे कि आजकल चलता है कि हमारे हर प्रॉपर्टी के पीछे हम लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, सीट के पीछे कोई फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। इस तरह ये भी वो वक्त है जब आपस में लड़ाइयाँ बहुत थी, लेकिन उन्होंने तरक्की करना नहीं छोड़ी। ईरान की तहजीब ने तरक्की करना नहीं छोड़ी, तो उनकी सकाफत को, फलसफे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता रहा। उनमें तब्दीलियाँ आती रही, नई नई ईजाद होती रही, तख्लीक़ात होती रही, अदब और फलसफे में फ़रोग़ होता रहा, और इसी के नतीजे में आज हमारे पास इतने ज़्यादा फ़िलासफ़र्स हैं और हम लोग उसको आगे पढ़ते भी जा रहे हैं। मेरी यहाँ तक यहाँ पे ख़त्म होती है, और मेरी वीडियो में से अगर कुछ समझना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।